हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए, जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी सीरीज का हमारा ये स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक मैथमेटिक्स की क्लास 9th का चैप्टर 5 आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और क्योंकि ये बेस्ड है एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, तो एक्सरसाइज 5.1 जिसमें आज हम सारे के सारे कंप्लीट जितने भी एमसीक्यू हैं एक्सरसाइज 5.1 में वो सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताएंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स। पहले तो देखिए स्टेटमेंट का मीनिंग ही आपको क्लियर होना चाहिए कि जो 3 स्टेप्स पूछे हैं वो है क्या। सॉलिड से पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो कितने स्टेप आएंगे। हमारे पास ये अलग अलग ऑप्शन दे रखी हैं, तो पहले हमें समझना है कि सॉलिड से पॉइंट तक हम कैसे चलेंगे। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है सॉलिड से। तो देखिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उसमें सिर्फ ऑप्शन ए और बी जो है वो सॉलिड से स्टार्ट है। ऑप्शन सी और डी तो लाइन से स्टार्ट है, तो मतलब ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो या तो ऑप्शन ए बनना चाहिए या बी बनना चाहिए। अब बात करते हैं सॉलिड। जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड सरफेस है आपके पास, सपोज हम एक जो वो लूडो की गिट्टी होती है जिसको डाइस बोलते हैं आप, उसी का एग्जाम्पल लेके चले, वो एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है। सॉलिड है वो एक ऑब्जेक्ट। उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के बाद उसके ऊपर हमारे सबसे पहले क्या चीज आएगी, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की सरफेस, राइट। उसके 6 फेसिस है, उन फेसिस जो है वो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और उन सरफेस के ऊपर हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि जो सरफेस है यूक्लिड की डेफिनेशन की अकॉर्डिंगली वो क्या है, लाइन से मिलके बनी है। और लाइन किससे मिलके बना है, लाइन मिलके बना है पॉइंट से। तो देखिए सॉलिड किससे बना है, सरफेस से। सरफेस किससे बनी है, लाइन से। और लाइन किससे बना है, पॉइंट से। तो सॉलिड से पॉइंट तक जाने के लिए ये 3 स्टेप्स आएंगे, सरफेस, लाइंस और पॉइंट्स। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, राइट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की बात आती है द नंबर ऑफ डायमेंशंस ए सॉलिड हैज, कि एक सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायमेंशन का मतलब क्या है। तो डायमेंशन का मतलब देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। डायमेंशन का मतलब है किसी भी सॉलिड को, कोई भी शेप हो, हम जिस तरीके से, जितनी जगह से हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट, यानी हम उसको नाप सकते हैं यूनिट्स में, वो उसके डायमेंशन होते हैं। तो हमारे पास सॉलिड के डायमेंशन पूछे हैं। अब आपको पता है सॉलिड जो चीजें होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उनकी एक तो लेंथ होती है, एक कोई ना कोई उनकी ब्रेड्थ भी होगी, और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो होगी हाइट, ठीक है। तो 3 डायमेंशन बेसिकली आ गए मोटे मोटे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो इसका मतलब कितने डायमेंशन हुए, ऑप्शन सी 3 डायमेंशन है। और इसीलिए ये 3 डायमेंशन की वजह से ही जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, हम उनको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके 3 डायमेंशन है, 3 जगह से उनकी मेजरमेंट की जा सकती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक बातें लिखी हैं सभी पॉइंट्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री के। आपने इनको बड़े ध्यान से करना है। जैसे थर्ड क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ डायमेंशंस ए सरफेस हैज। सेकंड क्वेश्चन में हमें सॉलिड के डायमेंशन पूछे थे, तो सॉलिड के डायमेंशन हमने 3 बताए थे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब हमसे डायमेंशन पूछ रहा है सरफेस के। जैसे प्लेन सरफेस होती है, सर्कल हो गया, आपने ट्रायंगल बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, तो सरफेस के जो डायमेंशन आए वो कौन कौन से हुए, एक तो हम उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं और दूसरी हम उसके लिए ब्रेड्थ मेजर कर सकते हैं। तो 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 हमारे पास मेजरमेंट करने के तरीके हैं सरफेसेस की, एक लेंथ और एक उसकी ब्रेड्थ। तो कितने डायमेंशन हुए, ओनली 2। तो ऑप्शन बी राइट आंसर बना। इसके 2 डायमेंशन हैं सरफेसेस के लिए, इसीलिए सभी प्लेन सरफेसेस के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, 2 डायमेंशनल।
कि सरफेस जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है और जो सॉलिड्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें पूछा है द नंबर ऑफ डायमेंशन से पॉइंट हैज। अब पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, और यूक्लिड ने डेफिनेशन में कहा था कि पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट इज समथिंग विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता, यानी उसकी ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है। तो इसका मतलब कितने डायमेंशन हुए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड पॉइंट के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डेफिनेशन पॉइंट के जो डायमेंशन है वो है 0, क्योंकि यूक्लिड ने कहा था ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब ना उसकी लेंथ है, ना ब्रेड्थ है और ना हाइट है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे चले जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है यूक्लिड डिवाइडेड हिज फेमस ट्रीटाइज। हमने आपको बताया था कि ट्रीटाइज क्या है। यूक्लिड ने अपने जमाने में जितना भी काम मैथमेटिक्स के ऊपर हुआ था तब तक, उसने क्या किया था, उन सबकी एक कलेक्शन करके एक बुक की फॉर्म में लेके आया था वो, और उस बुक का नाम उसने रखा था द एलिमेंट्स। तो वो पूछ रहा है कि उस एलिमेंट बुक में कितने चैप्टर थे, तो कितने चैप्टर थे, 13 चैप्टर थे। ठीक है, सब बच्चों ने याद रखना है कि ट्रीटाइज जो बुक थी द एलिमेंट्स, जिसका नाम था, यूक्लिड ने बनाई थी वो, उसके अंदर टोटल 13 चैप्टर थे, 13। ठीक है, और फिर उसी बुक के अंदर द ट्रीटाइज जो एलिमेंट्स बुक लिखी थी उसने, द फेमस ट्रीटाइज ऑफ यूक्लिड, क्या था उसके अंदर, जितना भी उस वक्त काम हुआ था मैथमेटिक्स का, उसने उनको कलेक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके 13 चैप्टर्स में डिवाइड करके उसका नाम लिख दिया एलिमेंट्स। और उसके अंदर कितनी प्रोपोजिशंस थी, टोटल 465 प्रोपोजिशंस थी उसके अंदर। और 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड। बाउंड्रीज का मतलब कि सॉलिड की जो किस चीज से बना मिलके, सॉलिड किस चीज से बना होता है, सरफेस से। हमने आपको एग्जांपल दिया था डाइस का कि उसके 6 फेस होते हैं, तो वो 6 फेस क्या है, प्लेन सरफेस है। तो सॉलिड की जो बाउंड्री हुई वो क्या हुई, सरफेस। और इसी तरह से अगर हम 8th क्वेश्चन पे चलें कि बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, और सरफेस की बाउंड्री क्या हुई, तो सरफेस की बाउंड्री हुई कर्व्स। याद रखनी है, सॉलिड की बाउंड्री सरफेस और सरफेस की बाउंड्री कर्व्स। देखिए 9th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी एंशिएंट मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जो 3000 BC थी हमारे पास, मतलब 3000 साल पहले, द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, उस जमाने में जो ईंटें यूज करते थे हम घर बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए, द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क वर हैविंग डायमेंशंस इन द रेशियो। वो किस रेशियो में होते थे, उनके जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट किस रेशियो में होती थी, जैसे आजकल की ब्रिक्स होती हैं उस तरह से। तो 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स हम यूज करते थे, वो हमें जो खुदाई के दौरान मिली हैं, प्राचीन जो हमने अपने अवशेष होते हैं, पुरातत्व विभाग उनकी खुदाई करता है, और वहां से जो ईंटें निकल के आती हैं, वहां से जो भी हमें सामान मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे एंशिएंट जो फोर फादर्स थे, एंशिएंट टाइम्स में हमारी जो सभ्यता थी वो कैसी रही होगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमें पता चला, तो 3000 BC में जो थी, तो वहां पर जो ब्रिक्स के साइज होते थे वो इस रेशियो में होते थे, 4:2:1 में। राइट, ये एंशिएंट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th की बात करते हैं। ए पिरामिड जो होता है इज ए सॉलिड फिगर, सबको पता है पिरामिड सॉलिड फिगर होता है। उसका बेस क्या हो सकता है, अब पिरामिड का बेस कोई भी फिगर हो सकती है। देखिए, पिरामिड ट्रायंगल के ऊपर भी खड़ा हो सकता है, पिरामिड स्क्वायर के ऊपर भी बन सकता है, पिरामिड रेक्टेंगल के ऊपर भी बन सकता है। तो यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पहला ऑप्शन है ओनली ट्रायंगल। तो ओनली वर्ड आ गया, तो ओनली तो उसमें आ ही नहीं सकता, तो ओनली वाला हमारा ऑप्शन ए है। ओनली स्क्वायर बी है, ये भी कट गया। ओनली रेक्टेंगल ये भी कट गया। तो हमने बताया कि पिरामिड का बेस कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और भी कोई शेप हो सकती है। तो इसका आंसर हम देंगे एनी पॉलीगन, कि जब पिरामिड है उसका बेस जो है वो कोई भी पॉलीगन हम ले सकते हैं उसके बेस को, और उसके ऊपर हम अपना पिरामिड खड़ा कर सकते हैं। पिरामिड खड़ा कैसे होता है, जैसे ही कोई आपने बेस लिया, उस बेस के ऊपर आपने उसके फेसेस लगाने हैं, यानी साइड्स लगाने हैं, और वो किस शेप में होंगे हमेशा, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइड फेसेस ऑफ ए पिरामिड आर। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था बेस, बेस कैसा होना चाहिए, तो बेस हमने बता दिया भी कोई भी पॉलीगन बेस हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है,
ट्रायंगल भी हो सकता है, लेकिन जो साइड फेस है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल हो सकते हैं। तो ये पिरामिड कंस्ट्रक्ट करने की बेसिक कंडीशन है कि बेस आप कोई भी फिगर लें, लेकिन जो साइड फेस है वो हमेशा आपने ट्रायंगुलर फेसेस के ही लेने हैं, उससे आप कोई भी पिरामिड इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 12th पे ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है यूक्लिड्स एक्सियम्स पर। आपने देखिए लिखा है इट इज नोन दैट इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो लेफ्ट साइड है इसकी और इज इक्वल टू है 10, ये है उसकी राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में देखिए x प्लस वाई में इसने z प्लस कर दिया, इज इक्वल टू के उधर राइट साइड है वहां पर 10 लिखा था, वहां पर भी z प्लस कर दिया, यानी दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इसने ये जो z था ये ऐड कर दिया। मतलब पहले से ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वल था और उसके अंदर एक और इक्वल क्वांटिटी z दोनों तरफ ऐड कर दी, तो क्या बना, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, और रिजल्ट क्या आया, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। तो पूछ रहा है द यूक्लिड्स एक्सियम दैट इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जो एक्सप्लेन करता है, कौन सा एक्सियम था, वो एक्सियम हमने आपको बता दिया, व्हेन इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, और वो हमारा था सेकंड एक्सियम। तो याद रखना आपने कि सेकंड एक्सियम जो है वो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है, और स्टेटमेंट क्या है, व्हेन इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स, यानी जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी इक्वल आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो 13th क्वेश्चन है वो फिर से हमारा एंशिएंट इंडिया पे चला गया है, और एंशिएंट इंडिया में पूछ रहा है कि इन एंशिएंट इंडिया द शेप्स ऑफ अल्टार्स, अल्टार्स होता है वेदियां, जो हवन वगैरह कुंड करते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, तो उनके ऊपर एक हल्दी और हम आटे की सहायता से क्या करते हैं, कुछ निशान बनाते हैं। तो पुराने एंशिएंट इंडिया में वो कह रहा है जब ये वेदियां बनाई जाती थी अल्टार्स, तो हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए, तो उनके लिए कौन सी शेप यूज किया करते थे बेसिकली, तो उस जमाने में जो शेप्स यूज होती थी वो ऑप्शन ए आ रहा है हमारा बिल्कुल सही आंसर, स्क्वायर्स एंड सर्कल्स, कि सर्कल्स बनाते थे और उनके अंदर हम स्क्वायर बनाते थे। ठीक है, उस वक्त ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम पिरामिड या रेक्टेंगुलर स्क्वायर्स नहीं यूज करते थे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स एंड सर्कल्स यूज करते थे। ठीक है, ये यूक्लिड ने सारी बातें रिसर्च करके अपनी उस जमाने में जितना भी मैथमेटिक्स अवेलेबल था कलेक्ट किया, और उसको कलेक्ट करके सिस्टमेटिकली एक बुक में अरेंज किया, और उस बुक का नाम क्या रखा, द एलिमेंट्स। और वहां से हमें ये सारी बातें पता चलती जा रही हैं कि जब एंशिएंट इंडिया में अल्टार्स हम यूज करते थे बनाने के लिए, तो उसके अंदर स्क्वायर्स एंड सर्कुलर शेप की हम बात किया करते थे। देखिए 14th क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी एंशिएंट इंडिया के ऊपर, यानी हमारा जो पास्ट है, जो हमारा एंशिएंट कल्चर है, उसकी हिस्ट्री में हमें मैथमेटिक्स की कितनी नॉलेज थी उसके बारे में बता रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, आप बड़े ध्यान से देखिए। 14th क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन श्री यंत्र। श्री यंत्र जो है हम आज भी अपने घरों में बहुत पवित्र मानते हैं, और पूजा के घर में आपने देखा होगा रखा होता है ये, और इसकी एक पिक्चर भी बनाई जाती है, ड्राइंग भी होती है इसकी। तो अथर्ववेद में हमें इसके बारे में बताया गया था श्री यंत्र के बारे में। तो उसने पूछा श्री यंत्र के अंदर कितनी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती हैं जो अंदर ही अंदर इंटरवोवन है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो वो है इसका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 9 ट्रायंगल्स हैं श्री यंत्र, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं उसके अंदर, और 9 ट्रायंगल उनसे मिलके बना है श्री यंत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15th पे देखते हैं हम, ग्रीक्स एम्फेसाइज्ड ऑन, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे वो किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देते थे। अब बात आती है, दो ही ऑप्शन है, एक तो इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग। अब हमें पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए आपको कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में हम प्रूफ डेवलप करते हैं, पहले प्रूफ डेवलप करते हैं और फिर एक स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं और फिर फॉर्मूला बनता है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम पहले से ही एक फॉर्मूला बता देते हैं और उस फॉर्मूले के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस पुट करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं वैल्यूज, अगर वो सब ठीक होती चली जाती हैं, मतलब वो सारी वैल्यूज से वो स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो जो ग्रीक्स थे वो डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज देते थे। जैसे यूक्लिड ने भी बता दिया कि इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल, मतलब उसने कोई प्रूफ नहीं दिया उस बात का, लेकिन उसने कहा कि आप इसको वेरीफाई करके देखो ये ठीक आएगा। तो वहां से हमें पता चला कि जो ग्रीक लोग थे वो डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, एम्फेसाइज थे। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन है,
इन एंशियंट इंडिया अल्टार्स, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जो हवन करने से पहले वेदी बनाई जाती है उसको अल्टार्स बोलते हैं, मैंने बताया था। विद कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रेपीजियम वर यूज्ड फॉर। देखिए पहले भी एक क्वेश्चन आया था अल्टार्स का, उसमें हमने बताया था कि हाउस होल्ड में जब रिचुअल करते हैं तो कौन सी शेप यूज करते हैं, और उसका आंसर मैं आपको याद करा दूं, उसका आंसर आया था सर्कल्स एंड स्क्वायर। तो वो तो थी हाउस होल्ड रिचुअल, तो यहां पर तो हाउस होल्ड रिचुअल आएगा नहीं, क्योंकि सर्कल और स्क्वायर की तो बात ही नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन बी कट गया यहां पर। ठीक है, ये बात कर रहा है रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की, ट्रेपीजियम की, यानी ये शेप्स भी अल्टार्स में यूज करते थे हम इनका कॉम्बिनेशन, लेकिन हाउस होल्ड रिचुअल्स में नहीं करते थे, इनका यूज हम करते थे पब्लिक वर्शिप्स में, कि पब्लिकली बहुत लार्ज स्केल पे जो पूजा अर्चनाएं की जाती थी उस जमाने में, वहां पर हम इन शेप्स का यूज करते थे वेदियां बनाने के लिए, अल्टार्स बनाने के लिए। तो पब्लिक वर्शिप इसका आंसर आएगा। हाउस होल्ड रिचुअल्स हमारे पास पहले आ चुका है क्वेश्चन, वो था सर्कल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा फॉर पब्लिक वर्शिप्स। अब हम चलेंगे 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन हमारा इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, और हमारा चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ये जो यूक्लिड था मैथमेटिशियन, इसको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता था? तो कौन से कंट्री से आता था? ये ग्रीस से, क्योंकि ये ग्रीक मैथमेटिशियन था। तो सबने याद रखना है यूक्लिड वाज ए ग्रीक मैथमेटिशियन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद आ रहा है 18th क्वेश्चन, यहां पर बात कर रहा है थेल्स की। थेल्स भी एक मैथमेटिशियन था, और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता था? ये भी ग्रीस से बिलोंग करता था, ये भी ग्रीक मैथमेटिशियन था। थेल्स के बारे में आपको बता दूं, थेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। सबसे पहले थेल्स की एक थ्योरम आएगी, थेल्स थ्योरम। थेल्स इकलौता ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने फर्स्ट टाइम किसी थ्योरम का प्रूफ गिवन दिया था। फर्स्ट मैथमेटिशियन टू डेवलप ए प्रूफ फॉर थ्योरम। किसी भी एक थ्योरम का प्रूफ सबसे पहले ग्रीक्स में थेल्स ने डेवलप किया था, और उस थ्योरम का नाम था थेल्स थ्योरम। वो थ्योरम आपको क्लास 10th में पढ़ाई जाएगी, 6th चैप्टर के अंदर, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर के अंदर ही थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होगी तब भी। तो इसीलिए यहां पर थेल्स को स्पेशली एम्फेसाइज करके पूछा गया कि थेल्स कौन से कंट्री से आता था। तो याद रखना है ग्रीक से आता था, ग्रीस इज द नेम ऑफ कंट्री, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अब बात करेंगे 19th क्वेश्चन, पाइथागोरस की। पाइथागोरस आपने पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, वो भी ग्रीस मैथमेटिशियन था। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि पाइथागोरस किस कंट्री से बिलोंग करता था, क्वेश्चन ये है पाइथागोरस वाज ए स्टूडेंट ऑफ। पाइथागोरस किसका स्टूडेंट था? तो आपने याद रखना पाइथागोरस जो है वो थेल्स का स्टूडेंट था। पाइथागोरस वाज ए स्टूडेंट ऑफ थेल्स, जिसकी हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं, 20, 21 और 22, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने एमसीक्यू जितने भी पढ़े आज सारे के सारे। और अब देखिए 20वें पे आ गया, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ। किस चीज को एक प्रूफ की रिक्वायरमेंट है ज्योमेट्री में? तो एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पोस्टुलेट का कोई प्रूफ नहीं होता, डेफिनेशन एक स्टेटमेंट होती है जिसके लिए प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम एक ऐसी चीज है जिसको प्रूफ की जरूरत पड़ती है, उसको प्रूव करना पड़ता है। इसीलिए आपके सिलेबस में बहुत सारी थ्योरम्स भी होती है, आप जिनके प्रूफ लिखते भी हो, डेवलप भी करते हो और सीखते भी हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ इज थ्योरम। और 21st क्वेश्चन है, यूक्लिड ने कहा था, यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। सारे के सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये उसने किस फॉर्म में कहा था? ये उसने कहा था एक पोस्टुलेट की फॉर्म में, यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्योंकि यूक्लिड के पास उसने जितनी भी बातें बताई उन सबका कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी बातें या तो एक्सियम की फॉर्म में बताई या पोस्टुलेट की फॉर्म में बताई, क्योंकि दोनों ही केसेस में प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए यूक्लिड ने जो बताया ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, इट इज ए पोस्टुलेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। कहता है अगर दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट ना करें तो उनको पैरेलल कहा जाएगा। अब ये क्या है? ये एक्सियम है, डेफिनेशन है, पोस्टुलेट है या प्रूफ है? तो ये एक डेफिनेशन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने कितने इंटरेस्टिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस सीखे
यूक्लिड की ज्योमेट्री का जो चैप्टर था हमारे पास, ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का, इसमें हमने 5.1 एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यू पढ़े हैं आज, उन सब से मैं पता चला हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के बहुत पहले पास्ट में, एंशियंट टाइम्स में मैथमेटिक्स कैसे होता था और वो किस तरह से डेवलप होके आज इस प्रेजेंट स्टेज तक पहुंचा है। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, सीखना है और इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आगे भी और बच्चों को भी आपने इनको बताना है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि क्लास 9th के ज्यादातर बच्चे इसका फायदा उठा सकें। ये हमारी एनटीएससी सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे चैप्टर्स के वीडियोस हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। पिछला कोई वीडियो आपका मिस हो गया है, ऊपर आई का बटन दबा के आपको मिल जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, अपने घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।